हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं न्यू स्पेक्ट्रा क्लासेस केमिस्ट्री बाय असलम सर। आज आपका टॉपिक है, हमारी यूनिट है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना। तो देखिए ये हमारी यूनिट है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना। इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे बैलेंसिंग के बारे में। इस यूनिट को विशेष तरीके से एक क्रम से आप क्लियर तभी कर पाएंगे जब आपको बैलेंसिंग की जानकारी हो। बैलेंसिंग को हम मेनी टाइप्स यानी अलग अलग तरीके से बैलेंसिंग बताएंगे। तो देखिए, जैसे बैलेंसिंग अगर हम डिफिनेशन के रूप में देखें तो पहले हमने एग्जाम्पल लिया है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281, यानी सोडियम की बैलेंसिंग बात की जाए, सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोश में यानी आउटर मोस्ट सेल्स, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संख्या कहते हैं। तो सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो सोडियम की संख्या 1 होगी। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 282, मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए मैग्नीशियम की बैलेंसी 2 होगी। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 283, यानी एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट सेल्स में बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है इसलिए एल्युमिनियम की संख्या 3 होगी। कार्बन का देखिए 2,4 परमाणु क्रमांक 6 होता है, यानी कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसकी बैलेंसी 4 है। तो बैलेंसिंग की डिफिनेशन क्या हुई? किसी परमाणु के आउटर मोस्ट सेल्स यानी बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। एक तो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, किसी को हम अथवा, देखिए इसका हम अथवा लेंगे। अथवा में हम इसको किस तरीके डिफाइन करेंगे, जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 2,4, इन इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल रखेंगे बाह्यतम कोश आउटर मोस्ट सेल्स। तो देखिए यहां पर आप हीलियम दिखा दीजिए, 2 होता है इसका, इधर हो जाएगा 2s2 2p2, इन इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल में भरेंगे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में आप हुंड के नियम लगा दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। इसे हम कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम जब ऑर्बिटल भरते हैं तो उसे हम कहते हैं आद्य अवस्था और इंग्लिश में कहते हैं ग्राउंड स्टेट, और हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की प्रारंभिक अवस्था, यानी जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया गया वैसे उन इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल भर दिया गया। अभी देखिए इसमें इस 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे यानी अवशोषित करके, और ये इलेक्ट्रॉन हमारा उत्तेजित हो जाएगा, उच्च ऑर्बिटल चला जाएगा, यानी s में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन हो गया और इस प्रकार p में 1 इलेक्ट्रॉन भर दिए गए, यानी इसे हम कहते हैं हिंदी में उत्तेजित अवस्था और अंग्रेजी में कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो देखिए कार्बन के एक्साइटेड स्टेट में उत्तेजित अवस्था में हमें कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं? अनपेयर्ड, यानी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कार्बन में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो इसको हम डिफिनेशन के रूप में क्या कहेंगे कि कार्बन परमाणु में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं इसलिए कार्बन की बैलेंसी 4 है। डिफाइन करेंगे किसी परमाणु, कोई भी परमाणु, किसी परमाणु में उपस्थित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। किसी परमाणु में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहेंगे? संयोजकता कहते हैं, बैलेंसिंग कहते हैं। इसके बाद अथवा में हम दूसरी और डिफिनेशन बताते हैं। तीसरे टाइप में इसकी अथवा देखो क्या होगी।
अब देखिए हम इसको अथवा डिफिनेशन में क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए हमने सोडियम लिया, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, 2 8 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये हमारा जो है अनस्टेबल है, अस्थायी है। इसको स्टेबल बनाने के लिए मतलब आउटर मोस्ट शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो सोडियम का जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएगा तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है। इस प्रकार इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेबल होते हैं, यानी अक्रिय गैस में आते हैं, इनर्ट गैस कहलाते हैं। तो इस तरीके मैग्नीशियम अगर देखा जाए तो एटॉमिक नंबर 12 2,8 इसके आउटर मोस्ट शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाएंगे, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज। एल्युमिनियम के बाह्यतम कोश में 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2,8 हो जाएगा। फास्फोरस का देखा जाए तो बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो 2 8 8 हो जाएगा। अगर क्लोरीन देखा जाए Cl- का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 8 8 हो जाएंगे। यानी सभी के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो सभी हमारे स्टेबल होंगे, और इन्हें स्टेबल लाने के लिए अक्रिय गैस में पहुंच जाते हैं। अक्रिय गैस अवस्था में लाने के लिए कुछ हमारे परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, कुछ परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं। तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं वो संख्या अथवा जो ग्रहण कर रहे हैं वो संख्या, वो बैलेंसी कहलाती है। तो हम कह सकते हैं किसी परमाणु को स्थायी यानी स्टेबल बनाने के लिए अथवा अक्रिय गैस अवस्था प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन त्यागने अथवा ग्रहण करने की आवश्यकता होती है वो संख्या उसकी बैलेंसी कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। इसके बाद में देखिए अथवा में हम दूसरा पॉइंट लेंगे, इस डिफिनेशन को अथवा के रूप में लाएंगे। तो देखिए अथवा में हम नया एग्जांपल देते हैं, इसको किस तरीके से समझेंगे। जैसे हमारा दिया हुआ है CH4 NH3 PCl5 PCl3 H2O CF6 IF7। तो देखिए इसकी डिफिनेशन क्या होगी। कार्बन परमाणु के सराउंडिंग में चारों तरफ कितने सहयोगी परमाणु, हाइड्रोजन है 4, इसमें नाइट्रोजन के साथ में कितने 3, तो कार्बन के चारों तरफ कितनी बैलेंसी है, यानी कितने हाइड्रोजन परमाणु लगे हुए हैं, 4 लगे हुए हैं, इसलिए कार्बन की बैलेंसी 4 हो गई। नाइट्रोजन के चारों तरफ कितने हाइड्रोजन उपस्थित हैं, 3 है, इसलिए नाइट्रोजन की संख्या कितनी हो गई 3। फास्फोरस के बाह्यतम यानी फास्फोरस परमाणु के चारों तरफ कितने क्लोरीन है, 5, इसलिए फास्फोरस की संख्या 5। इसमें देखिए PCl3 में 3 क्लोरीन, तो इसलिए फास्फोरस की क्लोरीन यानी फास्फोरस की बैलेंसी 3। फास्फोरस देखिए PCl3 PCl5 दोनों बैलेंसी प्रेजेंट करता है, अतः फास्फोरस जो है वेरिएबल बैलेंसी रखता है, परिवर्ती संख्या प्रदर्शित करता है। तो देखिए ऑक्सीजन के साथ में सराउंडिंग में कितने पड़े हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, 2, इसलिए ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई। सल्फर के साथ में फ्लोरीन परमाणु कितने जुड़े हुए हैं, 6, इसलिए सल्फर की बैलेंसी 6 हो गई। आयोडीन के देखिए आयोडीन के साथ में फ्लोरीन कितने परमाणु लगे हुए हैं, 7, इसलिए हम आयोडीन की बैलेंसी 7 लिखें। तो इसका मतलब क्या, बैलेंसिंग डिफिनेशन क्या है, किसी अणु में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर जुड़े हुए परमाणु या समूह की संख्या को उसकी संयोजकता कहते हैं। तो ये बैलेंसिंग की डिफिनेशन हमने आपको 3-4 तरीके से बताई है। उस बैलेंसिंग का यूज कहां पे किस तरीके से करना है, जहां जरूरत पड़ जाती है उस बैलेंसिंग का इस्तेमाल कर लिया जाता है। हमने बैलेंसिंग के बारे में अब हम आपको नेक्स्ट हेडिंग बताएंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसिंग। इसे हम कहते हैं संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसिंग, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। बहुत सिंपल सी बात है, यानी सबसे पहले ध्यान रखेंगे सर्वप्रथम वर्तमान समय में संयोजकता का स्पष्टीकरण इलेक्ट्रॉन के आधार पर किया जाता है।
यानी हमारे किस परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उस इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, उसके बाध्यता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी वैलेंसी उसी तरीके से निकालते हैं। तो इसका मतलब क्या, वर्तमान समय में संयोजकता का स्पष्टीकरण इलेक्ट्रॉन के आधार पर किया जाता है, इसलिए इसे संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं। इसमें हमारे दो वैज्ञानिक थे सन 1916 में, एक तो कौशल थे और दूसरे हमारे लुईस वैज्ञानिक थे। यानी इसका मतलब है कि सन 1916 में लुईस और कौशल वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम संयोजकता का स्पष्टीकरण किया, संयोजकता के बारे में बताया। क्या बताया, ये कहा किसी परमाणु या किसी तत्व की संयोजकता, किसी तत्व की संयोजकता उसकी परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक पर निर्भर करती है। जैसे कार्बन का देखा गया एटॉमिक नंबर 6 2,4, मैग्नीशियम का 12 2 8 2। तो क्या बताया, लुईस और कौशल वैज्ञानिक ने 1916 में यह स्पष्ट किया था कि किसी तत्व की संयोजकता उसमें उपस्थित परमाणु संख्या पर, मतलब परमाणु क्रमांक पर निर्भर करती है। और किसी तत्व के बाह्यतम कोष में, किसी तत्व के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अधिक सक्रिय होते हैं। कैसे होते हैं, ये बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे अधिक सक्रिय होते हैं, यानी मोर रिएक्टिव होते हैं। बाह्यतम कोष में उपस्थित जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, अधिक सक्रिय होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं, जिन्हें हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन्हें हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो बाह्यतम कोष होता है उसे हम कहते हैं संयोजी कोष, वैलेंस सेल। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, संयोजी कोष कहते हैं। अब ये देखिए इसमें क्या बताया गया, यही बताया गया है कि जो हमारे बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अधिक सक्रिय होते हैं, और उन्हें अधिक सक्रिय इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसी संयोजी इलेक्ट्रॉन में उपस्थित जो कोष होता है उसे हम कहते हैं संयोजी कोष, यानी बैलेंस सेल, संयोजी कोष कहते हैं। ये हमारा होगा सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा बॉन्डिंग। चलिए हम बता दें सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। देखिए ये हमने लिया है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये हमारा है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, अंतर्नाभिकीय अक्ष कहते हैं। इस अंतर्नाभिकीय अक्ष पर हम क्या करते हैं, दो हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेंगे। इन दो हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग कराते हैं। इस ओवरलैपिंग कराने से जो हमारा बॉन्ड प्राप्त होता है यानी बनता है उसे हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। डिफिनेशन हमारी होती है कि दो हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल्स के उनके सिरों द्वारा ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। सिग्मा बॉन्ड में अंतर्नाभिकीय अक्ष पर, यानी ये हमारा अंतर्नाभिकीय अक्ष है, तो सिग्मा बॉन्ड में अंतर्नाभिकीय अक्ष पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम होता है और ऊर्जा दो नाभिकों के बीच संचित रहती है। ये हमारा होता है सिग्मा बॉन्ड। अब हम आते हैं सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो देखिए इसके बाद में हमारा होता है कि फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब हम सिग्मा बॉन्डिंग का बनना, सिग्मा बॉन्ड का बनना, जिसमें पहला पॉइंट हमारा देखिए आता है इसमें सबसे पहला पॉइंट लेंगे यस ओवरलैपिंग।
यस यस ओवरलैपिंग, यानी यस यस ओवरलैपिंग। इसमें हमारा क्या होंगे, दो यस हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। एक हमने ले लिया यस, दूसरा ले लिया यस, ये दोनों हमारे कैसे होंगे, हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। इनका हम कराएंगे ओवरलैपिंग। इनका जैसे ओवरलैपिंग होगा, इस ओवरलैपिंग से जो हमारा बनेगा वो होता है सिग्मा बॉन्ड, और इसे हम कहते हैं यस यस ओवरलैपिंग, यस यस ओवरलैपिंग। इस यस यस ओवरलैपिंग से ये हमारा जाकर बनता है ये हमारा कहलाएगा सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखिए इसमें हमारा क्या होगा, ये हमारा 1s, ये भी हमारे s ले लिया, कोई भी s हो सकता है, 1s 2s, मतलब s ऑर्बिटल्स होंगे। कैसे होंगे, हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये हमारे होंगे दो, मतलब हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कितने होंगे, 2 मोल, दो लेंगे तो क्या होगा, यानी दो हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल्स के परस्पर ओवरलैपिंग से जो बंध बनता है उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। इस प्रकार के ओवरलैपिंग को यस यस ओवरलैपिंग कहते हैं, और प्राप्त ऑर्बिटल्स को यस यस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा आएगा, देखिए इसमें दूसरा पॉइंट होगा यस पी, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, यस पी ओवरलैपिंग। तो यस पी ओवरलैपिंग में हमारा जो क्या आएगा, यानी हम इसमें हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेते हैं, ये हमारा एक यस होगा और दूसरा हमारा होगा पी का, यानी ये यस और ये पी, ये यस हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये है पी हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और यहां पर इसका ओवरलैपिंग कराएंगे। तो देखो ये हमारा हो जाएगा यस पी ओवरलैपिंग, और इधर हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनेगा सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, वो हमारा हो जाएगा ये हमारा यहाँ पर बन जाएगा, ये देखिए s ऑर्बिटल्स भी होगा और इसी में हमारा p ऑर्बिटल्स भी है, यानी ये s ऑर्बिटल्स भी है और इसका p का एक दूसरा लोब्स भी है, ये सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो इसमें हो जाता है कि एक s हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल्स और एक p हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल्स के परस्पर ओवरलैपिंग द्वारा जो बॉन्ड बनता है उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। और इस प्रकार ओवरलैपिंग को यस यस ओवरलैपिंग तथा इस प्राप्त ऑर्बिटल को सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है इसमें पी पी ओवरलैपिंग। तो इसमें हम दो पी हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेते हैं, ये हमारा पी हो गया, इसको पी कहेंगे, इसका ओवरलैपिंग दिखाएंगे। इधर ये हमारे बन जाएंगे P और इधर ये हमारा हो जाएगा यानी ये हमारा बनाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इसकी लैंग्वेज हमारी आती है कि दो हाफ पी, देखिए यहाँ पर हमारे पी ऑर्बिटल्स लेटरल ओवरलैपिंग भी करते हैं तो पाई बॉन्ड बनता है, यहाँ पर एक्सियल ओवरलैपिंग हुआ, दो पी हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल्स अक्षीय अतिव्यापन द्वारा एक्सियल ओवरलैपिंग द्वारा जो बॉन्ड बनाते हैं उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। इस प्रकार के ओवरलैपिंग को पी पी ओवरलैपिंग कहते हैं और प्राप्त ऑर्बिटल्स को सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यानी पी पी सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये हमारा जो है
सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है, ये आपका हो गया। इसके बाद हमारा आता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्डिंग यानी इसे हम कहेंगे पाई बॉन्ड या पाई बॉन्ड। अब देखिए पाई बॉन्डिंग का निर्माण कैसे करते हैं, यानी हम यहाँ पर 2p हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेंगे। हमने एक ले लिया ये और दूसरा ले लिया ये p, ये 2p हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। इसके देखिए साइड बाय ये ओवरलैपिंग हो रहे हैं, इसे हम कहते हैं लेटरल ओवरलैपिंग। जहां पर ये लेटरल ओवरलैपिंग कराता है उसी को कहते हैं पाई बॉन्ड। ये हमारा होता है अंतर्नाभिकीय अक्ष, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अंतर्नाभिकीय अक्ष। तो देखिए इसके लिए अगर एग्जांपल देखा जाए तो हम इसमें ले सकते हैं क्लोरीन अणु Cl2 मॉलिक्यूल। क्या होगा, यानी 2p हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग यानी साइड बाय ओवरलैपिंग मतलब समांतर पैरेलल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे पाई बॉन्ड कहते हैं। पाई बॉन्ड में अंतर्नाभिकीय अक्ष पर इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है और ऊपर नीचे दोनों तलों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बराबर होता है। ये हमारा पाई बॉन्ड होता है। अब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, तो देखिए हमारा होता है फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड का बनना यानी निर्माण। तो सबसे पहले हम लाते हैं PP लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग, PP लेटरल ओवरलैपिंग। तो इसमें हमारे देखिए 2p होंगे, यानी एक p ये ऑर्बिटल हो गया, दूसरा p का ये ऑर्बिटल हो गया, ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल कैसे लेते हैं, हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इनका हम कराते हैं ओवरलैपिंग। तो देखिए एक p इस तरीके से ऑर्बिटल हो जाएगा, दूसरे p का ये ओवरलैपिंग हमारा यहां पर होगा और जहां पर ये ओवरलैपिंग करता है वही हमारा जो है क्या होता है पाई बॉन्ड। ये हमारा बनता है पाई बॉन्ड। ये हमारा क्या अंतर्नाभिकीय अक्ष, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो देखिए यहां पर ये PP ऑर्बिटल है, यहां पर हमारा क्या होगा PP लेटरल ओवरलैपिंग। और इससे हमारा बनेगा, देखिए ये बनता है ये हमारा बनेगा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसके क्या कहेंगे, यानी 2p हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल्स के परस्पर लेटरल ओवरलैपिंग द्वारा, लेटरल ओवरलैपिंग द्वारा जो बॉन्ड बनता है उसे पाई बॉन्ड कहते हैं। इस प्रकार के ओवरलैपिंग को PP लेटरल ओवरलैपिंग कहते हैं और प्राप्त ऑर्बिटल्स को पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। इसका सेकंड पॉइंट जैसे हमारा आता है, तो देखिए इसमें अगर देखा जाए एग्जांपल में हम ले सकते हैं ये Cl, क्या ले सकते हैं, सॉरी Cl2 ले सकते हैं। इसका एग्जांपल होगा Cl2 मॉलिक्यूल्स। अब इसमें हमारा जो है दूसरा पॉइंट आएगा DP ओवरलैपिंग। तो देखिए हम इसमें DP ओवरलैपिंग दिखाएंगे। ये हमारा होगा DP ओवरलैपिंग सेकंड पॉइंट। तो DP ओवरलैपिंग हमारा होगा क्या, अब देखिए सिंपल सी बात है, जिसी तरीके से हमने आपको PP लेटरल ओवरलैपिंग दिखाया ऐसे हमारे DP होते हैं। हमारा स्ट्रक्चर जैसे बनेगा, ये हमारा होगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस,
अंतर्नाभिकीय अक्ष है हमारा सबसे पहले क्या डी ऑर्बिटल। देखिए डी ऑर्बिटल का जो आकार होता है वो डबल डंबल आकार होता है। कैसा होता है? डबल डंबल। तो ये हमारा हो गया डी, और पी होगा डंबल आकार का और लेटरल ओवरलैपिंग करेगा, और जहां से ओवरलैपिंग हमारा होगा वही बनेगा पाई बॉन्ड। क्या बन गया? पाई बॉन्ड। इसकी लैंग्वेज देखी जाए तो कह सकते हैं एक हाफ कंप्लीट डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स और एक हाफ कंप्लीट यानी पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के परस्पर लेटरल ओवरलैपिंग द्वारा जो बॉन्ड बनता है उसे पाई बॉन्ड कहते हैं। इस प्रकार के ओवरलैपिंग को डीपी लेटरल ओवरलैपिंग कहते हैं, और बने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को या इस प्रकार प्राप्त ऑर्बिटल्स को हम पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। तीसरा इसका पॉइंट होता है डी डी लेटरल ओवरलैपिंग। ठीक है, डी डी लेटरल ओवरलैपिंग क्या हुआ? हमारे दो डी हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, दो डी हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल्स का हमारा लेटरल ओवरलैपिंग कराएंगे। तो देखिए एक तो हम यहां पर एक डी ऑर्बिटल्स ये बना देंगे, दूसरा डी ऑर्बिटल्स हमारा ये हो जाएगा। यहां देखिए लेटरल ओवरलैपिंग हो गया, ये हमारा पाई बॉन्ड बन गया, और ये हमारा अंतर्नाभिकीय अक्ष है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा होगा डी डी ओवरलैपिंग। यानी इसमें हम कह सकते हैं कि दो डी हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल्स के परस्पर ओवरलैपिंग द्वारा, कैसा? लेटरल ओवरलैपिंग, परस्पर लेटरल ओवरलैपिंग द्वारा जो हमारे बॉन्ड बनता है उसे हम पाई बॉन्ड कहते हैं। इस प्रकार के ओवरलैपिंग को डी डी ओवरलैपिंग कहते हैं, और प्राप्त ऑर्बिटल्स को पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे सिग्मा और पाई बॉन्ड की डिफिनेशन हुई। सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है ये हमने आपको बताया। अब इसी में अगर देखा जाए सिग्मा पाई बॉन्ड का अंतर, हम सिग्मा पाई बॉन्ड में अंतर किस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए कह दिया गया है कि ये सिग्मा बॉन्ड है और हमने इधर कर दिया है ये पाई बॉन्ड। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड ध्यान रखेंगे, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो देखिए सबसे पहले की बात है जो हमने डिफिनेशन के में देखा है, सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो अक्षीय अतिव्यापन द्वारा बनता है, एक्सियल ओवरलैपिंग ऐसा होता है, अक्षीय अतिव्यापन द्वारा बनता है। और पाई बॉन्ड जो होता है वो लेटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग या पैरेलल कह सकते हैं, समांतर लेटरल ओवरलैपिंग द्वारा बनते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि जो सिग्मा बॉन्ड में अंतर्नाभिकीय अक्ष पर, किस पर, यानी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, सिग्मा बॉन्ड में अंतर्नाभिकीय अक्ष पर इलेक्ट्रॉन घनत्व, क्या चीज, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम होता है, जबकि पाई बॉन्ड में क्या होता है, पाई बॉन्ड में अंतर्नाभिकीय अक्ष पर, किस पर, अंतर्नाभिकीय अक्ष पर, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अंतर्नाभिकीय अक्ष पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, शून्य यानी जीरो होता है। अगला पॉइंट हमारा आता है कि हमारे सिग्मा बॉन्ड में दो नाभिकों के बीच में एनर्जी स्टोर रहती है, संचित रहती है, जबकि पाई बॉन्ड में हमारा जो है एनर्जी कहाँ होती है, ऊपर नीचे दोनों तलों पर बराबर होती है। और चौथा पॉइंट हमारा आता है कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड हमारा कमजोर कैसा होता है, स्ट्रांग होता है, प्रबल होता है, शक्तिशाली होता है, यानी प्रबल होता है, और ये हमारा स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है, प्रबल होता है। जबकि इधर हमारा जो है पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है, दुर्बल बॉन्ड होता है। अगला पॉइंट होता है कि सिग्मा बॉन्ड जो हमारे होते हैं, सिग्मा बॉन्ड वो हमारे लेस रिएक्टिव,
यानी कम क्रियाशील होते हैं, जबकि पाई बॉन्ड जो होते हैं मोर रिएक्टिव, अधिक क्रियाशील होते हैं। अगला पॉइंट जैसे है, जो हमारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड वो सब्स्टिट्यूशन, यानी इसका मतलब प्रतिस्थापन क्रिया, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सिग्मा बॉन्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि पाई बॉन्ड जो होता है वो एडिशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल में जैसे CH4 + Cl2 = सनलाइट की प्रेजेंस दिखाएंगे तो कहेंगे CH3Cl + HCl बनाएगा। इधर देखिए क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 + CH2 निकल की प्रेजेंस में ये बनाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी ये प्रतिस्थापन क्रिया देता है सिग्मा बॉन्ड। और जो पाई बॉन्ड होते हैं वो योगात्मक क्रिया देते हैं। तो इस प्रकार हमने आपको सिग्मा पाई बॉन्ड की डिफिनेशन और फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड के बारे में बताया। इसके बाद सिग्मा पाई बॉन्ड का अंतर आप इसके देख सकते हैं। ये आप इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, हम अगले वीडियो में आपको संकरण के बारे में बताएंगे। आप पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।